नेक्स्ट है आपका E2 एलिमिनेशन। ठीक है, पहला आपका था E1 एलिमिनेशन, और E1 एलिमिनेशन में आपका दो था। एक तो आपको E1 एलिमिनेशन करना था एल्किल हैलाइड का, और दूसरा E1 एलिमिनेशन करना था आपको एल्कोहल का। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपने क्या बनाया था, एल्कीन ही बनाया था। अभी आपके पास E2 एलिमिनेशन है। देखो, E1 एलिमिनेशन करने का प्रोसेस और E2 एलिमिनेशन करने का प्रोसेस दिख तो सेम, जो प्रोसेस आप वहां कर रहे हो यहां भी वही करोगे, बस फर्क कितना है, यहाँ आप रिएजेंट क्या यूज कर रहे हो। ये E2 एलिमिनेशन पूरा का पूरा रिएजेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप X की जगह, आप हेलोजन की जगह, हेलो एल्कीन की जगह अगर आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको लेते हैं तो ये गुड लीविंग ग्रुप होते हैं, मतलब कि ये कंपाउंड को आसानी से छोड़ के जाएंगे और आसानी से ये निकल जाएंगे। ठीक, तो अब इसमें भी आप अगर लेते हैं रिएजेंट तो दो कंडीशन बनती है। पहला, आप बल्कि बेस, लेस बल्कि लेते हो, मतलब बहुत बड़ा नहीं बेस ले रहे हो, छोटा बेस ही ले रहे हो। और दूसरा बहुत बड़ा ले रहे हो, जैसे टर्ट ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रक्चर 4 कार्बन, ऊपर से वो 3 डिग्री बनेगा, ऊपर से OH, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा आपका, और ये छोटा रहेगा। ठीक है, दूसरा एक चीज याद कर लो, एल्कोहलिक KOH अगर है, एल्कोहलिक KOH कहीं लिखा है तो वो एलिमिनेशन ही करवाएगा, मतलब वो एल्कीन ही बनवाएगा। और अगर यही कहीं एक्वस KOH होता तो ये सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। तो पहले रिएजेंट से क्लियर रखिएगा, अगर हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH दिया है, इसका मतलब है वो एलिमिनेशन करवाएगा और एल्कीन बनेगा। और अगर हेलो एल्केन है और यहाँ एक्वस KOH है तो वो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। समझ आ गया, रिएजेंट के बेसिस पर। अब जैसे कल करते आए थे, ये बताओ, हेलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ का इलेक्ट्रॉन हेलोजन अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा तो इस वाले कार्बन के पास क्या आ जाएगा, तो ये वाला कार्बन बना दे रहा हूं, और ये तो इस वाले कार्बन के पास क्या आ जाएगा। अब इस कार्बन के पास जो प्लस है, दो रास्ते हैं। पहला, यहां जो कार्बन है अगर इसका हाइड्रोजन उतर गया, यहां होगा ना 3 हाइड्रोजन, तो अगर यहां का हाइड्रोजन उतर गया तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डबल बॉन्ड यहां का यहां भी तो कार्बन है, तो यहां भी तो हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन अगर उतर गया तो उस केस में डबल बॉन्ड कहां आएगा, यहां आएगा। समझ आया? भाई देखो, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। यहां से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर यहां के कार्बन का हाइड्रोजन दिया तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, और अगर यहां के कार्बन का हाइड्रोजन दिया तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। ठीक, अब आप क्या है, दोनों का सेपरेटली नाम लिख लो। तो 1 2 3 4, तो ये आपका है ब्यूट 1E, और ये है आपका ब्यूट 2इन। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 1इन की 2इन? 2इन वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सब्स्टिट्यूटेड मेथिल ग्रुप है, वो बराबर है किधर। बाकी ना चाहो तो अल्फा कार्बन में गिन लो, 3 इसके पास 3 है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, इसके पास 6 है, और इसके पास ले जाओगे तो इसके पास सिर्फ कितने अल्फा है, 2। तो इसके मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो स्टेबल ज्यादा होगा, विच मीन्स ये वाला प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये हो गया आपका सेटजेफ प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट आपका हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट। और इसकी स्टेबिलिटी, सेटजेफ वाले की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो ये स्टेबल हो गया, और यही ज्यादा बनेगा, मतलब कि ये क्या बन गया, मेजर। और हॉफमैन वाले का थोड़ा कम होता है, तो हॉफमैन वाले की इसमें क्या बन गया, माइनर। समझ आ गया? सेम रिएक्शन, आपका रिएक्टेंट सेम है, रिएजेंट आपने बदला, प्रोडक्ट अभी भी वही बनेगा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज। जो प्रोडक्ट ऊपर वाले में है वही प्रोडक्ट इसमें भी बनेगा, सेम वही। बस फर्क यहां होगा, इस बार जो आपका ये हॉफमैन वाला है, ये जो हॉफमैन, और ये हो गया आपका सेटजेफ। तो इस बार क्या होगा, इस बार हॉफमैन वाला मेजर हो जाएगा, इस बार मेजर ये हो जाएगा, ज्यादा ये बनेगा, और इस बार माइनर ये हो जाएगा। तो तुमसे पूछा यही जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ
कि ZF माइनर हो गया और हॉफमैन वो हो गया। वो रीजन इसका ये है कि आपने जो ये उठाया है, जो आपने बेस उठाया है, ये बहुत बड़ा उठा लिया है। तो बहुत बड़ा उठाने की वजह से कम ये बेस अंदर तक नहीं जा पाएगा, अंदर के हाइड्रोजन कार्बन तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो वो बाहर क्योंकि बेस बड़ा है ना भाई, बड़ी गाड़ी गली में नहीं जा सकती, तो वो अपना डिलीवरी माल बाहर उतार के चली जाएगी। तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा है उसके लिए। आपने बेस बहुत बड़ा ले लिया है, बड़े बेस होने की वजह से वो अंदर का कार्बन नहीं अटैक कर पाएगा, तो वो बाहर वाले ही कार्बन के साथ अपना रिएक्शन करके और बाहर ही निकल जाएगा। तो बाहर वाला अगर करता है तो यही तो बनेगा हॉफमैन। तो इसकी जब बल्कि बेस लोगे तो उस केस में हॉफमैन क्या बनेगा? क्योंकि जो भी गाड़ी आएगी, जितने भी मॉलिक्यूल बल्कि बेस के आएंगे, वो हमेशा कहाँ रिएक्शन करेंगे? बाहर वाले कार्बन पर ही रिएक्शन कर जाएंगे, वहीं से रिएक्शन करके चले जाएंगे। अंदर कहीं एक दो पहुंच गए तो ठीक हो, नहीं तो इनमें क्या है, इनमें देखो बेस छोटा सा है, तो बेस छोटा सा है तो ये अंदर तक जाएंगे। ये पिकअप है, ये छोटा है तो गली तक अंदर पहुंच जाएगा। ये आपका डीसीएम है, ये अंदर तक नहीं जा सकता है, तो ये बाहर ही रह जाएगा। तो इसमें बस यही इतना आपको E2 एलिमिनेशन, बस यही ध्यान ही रखना है आपको कि ठीक है कि आपका बेस बल्कि है कि आपका बेस मोर बल्कि है कि लेस बल्कि है। लेस बल्कि क्योंकि बनाने का प्रोसेस सेम है, सब पहचानने का प्रोसेस सेम है। बस अगर मोर बल्कि बेस होगा तो जो आपका मेजर है वो यहाँ माइनर बनेगा, और जो माइनर है वो आपका यहाँ क्या बन जाएगा। तो ये तब है जब आपका ये X आपका गुड लिविंग ग्रुप है। तो इन केस अगर अभी कभी ऐसा आ गया कि आपका लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, लिविंग ग्रुप अगर आपका बेकार है, तो देखो लिविंग ग्रुप अगर बेकार होगा, अगर यहाँ गुड लिविंग ग्रुप की बजाय अगर बैड लिविंग, यहां से अगर वो निकलना नहीं चाह रहा है, तो चाहे आप लेस लो चाहे आप मोर बल्कि लो, हॉफमैन ही मेजर बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है बट ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा, अगर आपका लिविंग ग्रुप अच्छा है तब तो उसमें दो कंडीशन आएगी, लेस बल्कि मोर बल्कि। लेस बल्कि में आपका ZF वाला स्टेबल होगा और हॉफमैन वाला कम होगा, माइनर बनेगा। मोर बल्कि वाले में ZF माइनर हो जाएगा और हॉफमैन वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं हुआ, लिविंग ग्रुप अगर आपका बेकार हो गया या बैड लिविंग ग्रुप हो गया, तो बैड लिविंग ग्रुप पे लेस और मोर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप लेस बल्कि लो चाहे आप मोर बल्कि लो, मेजर हमेशा कौन बनेगा? कौन बनेगा? हॉफमैन ही बनेगा। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लो यही जो आपका X है, अगर ये X आपका बैड लिविंग ग्रुप हो जाए, X आपका बैड लिविंग ग्रुप हो जाए, तो अगर ये बैड हो गया तो उसको फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हमारे पास लेस बल्कि है कि हमारे पास मोर बल्कि है। दोनों ही केसेस में तब हॉफमैन ही क्या बनेगा? आपका मेजर ही बनेगा। बस इतना ध्यान रखना कि बैड लिविंग ग्रुप के कंडीशन में हॉफमैन ही मेजर बनेगा। समझ आया? ठीक, क्लियर हुआ? चल, उसके बाद आता है एनसीईआरटी जनरली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी है कि अल्कोहल जो आप ये ले रहे हो, एक्चुअली ये जो आप अल्कोहलिक KOH ले रहे हो, थोड़ा सा इसका अंदर का रिएक्शन देख लो, ये एलिमिनेशन करवाते कैसे हैं, क्या रीजन है इसकी, अल्कोहलिक और एक्वस लेने के पीछे का क्या रीजन है, ये रिएक्शन कैसे फ्रेम करते हैं इनका देखो, थोड़ा सा देख लो। मान लो अल्कोहलिक बोले हो, तो अल्कोहलिक का मतलब होता है एथेनॉल ही लिया जाता है, तो CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन KOH के साथ, यही जो भी लिखे थे पीछे अल्कोहलिक KOH, तो उस अल्कोहलिक में कौन सा अल्कोहल लिया जाता है? एथेनॉल ही अल्कोहल लिया जाता है। ठीक, अब होगा क्या, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा CH3 CH2O माइनस, और यहाँ पे K प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से H और OH बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ आपका क्या निकल गया? H2O, और यहाँ पर आपका बॉन्ड बना के कौन आ गया? K प्लस आ गया। ठीक, इसको बोलते हैं, इस स्पीसीज को बोलते हैं, क्योंकि मेटल है तो इसका नाम हो गया आपका क्या? पोटेशियम, और क्योंकि दो कार्बन है तो एथ, और क्योंकि ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्साइड, तो इसका नाम हो गया क्या? पोटेशियम एथॉक्साइड। ठीक है, अब होगा क्या, बेसिकली इसकी ऐसे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपका स्पीसीज आपने पोटेशियम एथॉक्साइड बनाया है, इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में है, वो वैसे भी निकल जाएगा। तो ये CH3 CH2O माइनस, इतना हिस्सा जो ये बचता है, इसको ही हम बोलते हैं क्या? एथॉक्साइड।
दो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो दो कार्बन के लिए एथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, ये एथॉक्साइड। अब ये जो एथॉक्साइड होता है ये आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस में माना जाता है, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है आपका, ठीक है, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल काफी अच्छा है ये। तो ये है आपका बेसिकली अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम एथॉक्साइड जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये जनरली फेवर करता है एलिमिनेशन भी और ये फेवर करता है सब्स्टिट्यूशन भी। KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों फेवर करता है, करवा देगा वो दोनों, बस डिपेंड करता है कि आप उसको ले कैसे रहे हैं। अगर आप उसको एक्वस में ले रहे होंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन फेवर कर देगा, और अगर आपने उसको अल्कोहलिक लिया होगा तो वो उसको एलिमिनेशन करा देगा। समझ आया? मतलब झगड़ा, मतलब किसी भी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर अगर रिएक्शन हो तो उसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में हमेशा क्या चल रहा होता है, झगड़ा चल रहा होता है। जैसे हेलो एल्कीन है तो हेलो एल्कीन हमेशा झगड़ा करेगा, मैं एलिमिनेशन करूंगा तो वो कहेगा नहीं मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, तो वो कहेगा ठीक है, जो सामने आ रहा है अभी वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो अगर सामने वाला एक्वस बन के आ गया तब कौन कर क्या हो जाएगा उसमें सब्स्टिट्यूशन, और अगर सामने वाला अल्कोहलिक बन के आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में क्या बनता है आपका, एल्कीन बन जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी थोड़ा सा एक्सप्लेन की है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन अगर करते हो आप तो कैसे करोगे। जैसे एग्जाम्पल के उस पे बेसिस पर, इसको रहने दो काम लगेगा भी ये। अब एग्जाम्पल पे देख लो, एक हेलो एल्केन उठा लो, CHH और यहाँ हो गया आपका Br, ठीक। इसको आप ट्रीट कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। ध्यान से सुनिए, इसको आप ट्रीट कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH। अब चाहे वो अल्कोहलिक KOH लिखेगा या खाली ये लिख देगा CH3 CH2O- K, तो या तो अल्कोहलिक KOH लिख देगा, और अगर ये लिखा इसका मतलब है ये दोनों रिएक्शन करके ही तो ये बने हैं, तो दोनों में से कोई एक एरो पे लिख देगा। अब आपको पता चल गया तो आपको कुछ नहीं करना, अल्कोहलिक एलिमिनेशन करा दो एज इट इज। यहां से Br इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जैसे खींचेगा इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आएगा इस बगल वाले कार्बन से मांगेगा तो तुरंत वो कार्बन कहेगा हाइड्रोजन जरा थोड़ी देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दो, तो ये हाइड्रोजन वहां डोनेट कर देगा। तो ये बाकी उसका हाइड्रोजन चला गया, ये यहाँ, और एक बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड आ गया, CH और Br चला गया, और ये Br किस फॉर्म में बाहर हो गया, Br-। तो अगर आपने अल्कोहलिक KOH लिया था तो यहाँ पे जीत कौन गया, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में कौन जीत गया, एलिमिनेशन जीत गया। तो आपका प्रोडक्ट एलिमिनेशन में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। समझ आ गया? दूसरा, अगर आपने अल्कोहलिक ना लेके अगर आपने वहां एक्वस लिया सेम के लिए, तो C फिर C और ये Br, और अगर आपने यहां पर एक्वस ले लिया, एक्वस KOH, तो एक्वस KOH लेते हो, बेसिकली जब एक्वस KOH उठाओगे तो एक्चुअल अब ये K और OH रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो KOH लेते हो उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल मिक्स होता है, क्योंकि OH है ना, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाला भी है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर अल्कोहल वाला अंश आपका मिक्स होता है, तो इसमें इसको सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो ये अल्कोहलिक के साथ उतरेगा, ये हिस्सा लेके उतरता है अपना, तो ये हिस्सा भी लेके आएगा, तो ये आएगा CH3 CH2O- और K+, ये हिस्सा वो लेके उतरेगा। अब एज इट इज सेम, यहां से Br इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और जब Br अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चढ़ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये मान लो हो गया CH3, उसके बगल हो गया CH2, और इसी कार्बन के ऊपर क्या है प्लस। यहां से जो Br, अब यहां से देखो K हट जाएगा, यहां से तुरंत K+ हट जाएगा, यहां O के पास क्या है माइनस, तो ये O इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, तो कार्बन का प्लस गायब और ऑक्सीजन का माइनस गायब, बस उल्टा करके जोड़ दो उसको। ओ ये बन गया CH2 और फिर ये बन गया CH3 प्लस, इधर से Br निकला है, इधर से K निकला है, ये दोनों आपस में फिर रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे,
अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या बन गया, ईथर बन गया। तो याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH पर वो एलिमिनेशन करवाएगा और वो एल्कीन देगा, और एक्वस KOH पर वो ईथर देगा और सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। तो इस वाले केस में, नीचे वाले केस में सब्स्टिट्यूशन जीत गया, सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन जीत गया। बाकी एक चीज याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं और लिखेंगे। ये देखो जी कहाँ दिख रहा है, ये देखो जी कहाँ दिख रहा है, उधर दिख रहा है। तो अगर अल्कोहलिक KOH लिए तो एलिमिनेशन, और अगर एक्वस लिए तो सब्स्टिट्यूशन, और एलिमिनेशन में हमेशा क्या बनेगा, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट हमेशा एल्कीन बनेगा, और सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट में हमेशा क्या बनाओगे आप, ईथर। तो ये लाइन याद रखिएगा, पेपर में यही सब चीजें हैं जो वहां, क्योंकि वो रिएजेंट लिख के छोड़ देंगे, आपको डिसाइड करना है कि वहां किसको बनाना है और किसको कैसे आप पता करोगे। ठीक, चलो लिखना लिख लो। आपका दो पोर्शन हो गया, पहला रिएक्शन ऑफ मेटल, दूसरा एलिमिनेशन, E1 और E2 दोनों हो गया। ठीक है, अब थर्ड पोर्शन आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड NSR, इसको NSR बोलते हैं। अब इसमें जो न्यूक्लियो वर्ड है आपका, इस न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपका रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, चार्ज सिर्फ किस पे होता है, प्रोटॉन पर, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब है इसके पास तो न्यूक्लियो का मतलब हो गया पॉजिटिव, और लवर का मतलब हो गया, सॉरी फिलिक का मतलब हो गया लवर। इसका मतलब इसको पॉजिटिव लवर है ये, तो अगर ये पॉजिटिव लवर है मतलब इसको पॉजिटिव चाहिए, कि अपने ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि इसको प्लस पसंद है। तो इसको अगर प्लस पसंद है तो दो कंडीशन है, या तो न्यूक्लियोफाइल अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखे, और अगर नेगेटिव नहीं रखा है तो न्यूक्लियोफाइल अपने ऊपर लोन पेयर रखे, क्योंकि लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होते हैं। तो किसी भी स्पीसीज को अगर न्यूक्लियोफाइल बनना है तो दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, या तो वो नेगेटिव चार्ज रखें अपने ऊपर, और या तो वो अपने ऊपर लोन पेयर रखे। दोनों में से एक भी अगर वो रखता है अपने ऊपर तो वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। अगर फ्री रेडिकल रहेगा तो नहीं, फ्री रेडिकल को नहीं, वो अलग ब्रांच होती है, न्यूक्लियो स्पीसीज में आती है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि हमारे पास हमारा ही इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास है, लोन पेयर हमारा है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, बॉन्ड में जाने के बाद, जैसे NH3 आप अगर लेते हो तो NH3 में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 1, तो 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो टोटल 3 हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन उसके बचे रहेंगे ना, वो किसी को डोनेट कर सकता है ना। तो NH3 क्या बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर है। अल्कोहल ROH, तो ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर होता है, तो अल्कोहल भी क्या बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। तो बेसिकली जबकि जो अब वो वाला है आपका कि फ्री रेडिकल वाला है, ठीक है, जो फ्री रेडिकल आपका बोला गया है उसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि बॉन्डिंग में है, पहले से आपने बॉन्डिंग बना लिया, ठीक, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, उसमें आपने पहले से बॉन्डिंग बना लिया है, बॉन्डिंग में आपने क्लीवेज करवाया है, वो क्लीवेज के बाद आप वो चीज करवा रहे हो, ठीक है, तो वो ध्यान देना है। जबकि न्यूक्लियोफाइल में ऐसा कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल सीधे या तो लोन पेयर रखिए या तो आप नेगेटिव चार्ज रखिए। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब ये होता क्या है बेसिकली, देखो आपके पास मान लो एक सर्टेन रिएक्शन है, दैट इज हेलो एल्केन है आपके पास RH, उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया NU, ठीक है, और अब होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो देखो हेलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और लोन पेयर भी इनके पास होता है, और आने वाला भी कौन है, आने वाला क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, जाने वाला भी क्या है, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो आ रहा है और जो जा रहा है अगर दोनों सेम है
तो वही उसी के नाम पड़ेगा। जैसे आने वाला अगर इलेक्ट्रोफाइल है और जाने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आने वाला फ्री रेडिकल है, जाने वाला भी फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कुछ याद आया? पहले किए थे। आने वाला न्यूक्लियोफाइल है और जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है तो इस रिएक्शन को बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो ये बन जाएगा आपका आर न्यूक्लियोफाइल और प्लस यहां से क्या बाहर हो जाएगा, एक्स माइनस बाहर हो जाएगा। अब आप ये बताओ, ये एक्स, ये जो एक्स है यही एक्स तो निकला है, तो ये जो एक्स निकला है इसको क्या बोल सकते हैं, लीविंग ग्रुप। और बगल में आपका क्या है, कौन रिएक्शन करने आया है। अब आप ये बताओ कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा कि एक्स पे, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा? कैसे पता सर? जितनी जल्दी वो निकल जाएगा लिया जाएगा वो, क्योंकि और नहीं बैठा तो, नहीं हटा तो बैठ ही नहीं पाएगा। पहले सब्स्टिट्यूट में हटाएगा तब बैठेगा उसमें। तो मतलब यही एक कंडीशन पॉसिबल है। मतलब समझो फंस रहा है, दोनों कंडीशन फंस सकती है ना। हो सकता हो कि लिविंग ग्रुप अच्छा है, तो जब लिविंग ग्रुप अच्छा है तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंसी है या नहीं है, डिपेंडेंसी है या नहीं है। जब लिविंग ग्रुप अच्छा है तो सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई वो खुद ही निकल जा रहा है। तो सामने चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाओ चाहे, वो तो खुद ही निकल जा रहा है। लेकिन दूसरा, अगर लिविंग ग्रुप बैड हुआ, नहीं निकलना चाह रहा है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, इसका होना स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये दो कंडीशन बन रही हैं, जिनमें एक कंडीशन ऐसी बन रही है कि जिसपे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और दूसरा बन रहा है कि न्यूक्लियोफाइल पे। एक पॉसिबिलिटी बन गई, एक तरीका बन गया। दूसरा, आप हेलो एल्केन लिए हैं, एल्किल हैलाइड लिए हैं, तो एल्किल हैलाइड 1 डिग्री भी हो सकता है, एल्किल हैलाइड 2 डिग्री भी हो सकता है, और एल्किल हैलाइड 3 डिग्री भी हो सकता है। आप उल्टा भी तो ले सकते हैं। तो हो सकता हो 1 2 3 पे ज्यादा दे रहा हो, कुछ का 3 2 1 पे ज्यादा दे रहा हो, तो फिर एक कंडीशन आपकी बच गई कि 1 2 3 लेना है कि 3 2 1 लेना है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने ये चेक किया कि एक्चुअल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो एक पार्ट में ना होके वो 2 पार्ट में होता है। तो आपका NSR वो 2 स्टेप्स में परफॉर्म करवाया जाता है या 2 पार्ट में करवाया जाता है, जिसमें पहला पार्ट आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, दैट इज SN1, और सेकंड वाला आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, दैट इज SN2। SN1 वाला इजी होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा इजी है। SN2 का थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, मतलब इनका अप्लाई हल्का सा डिफिकल्ट है। बस इतना ही जानो। बाकी एक चीज और क्लियर रखना, अगर आपके पास एक रिएक्शन है तो वो रिएक्शन SN1 भी देगा और वो रिएक्शन SN2 भी देगा। बस एट द मोमेंट हो सकता हो वो SN1 ज्यादा दे रहा हो तो उस टाइम पे वो SN2, और हो सकता हो कि दूसरा वाला SN2 ज्यादा दे रहा हो तो उस मोमेंट पर वो SN1 कम देगा, लेकिन देगा वो दोनों। समझ आया? ठीक है, जिसकी डिपेंडेंसी पे है। अब SN1 का अगर आप चेक करो, पहला पोर्शन SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कुछ चीजें पहले यहीं से क्लियर कर लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, एक चीज याद कर लो कि 1 इसका मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कितने रिएक्टेंट जा रहे हैं रिएक्शन करने, एक। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब एक ही जा रहा है। कहीं पढ़े थे ये? पढ़ चुके हो ये? यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। कहाँ पढ़े हो? किस चैप्टर में पढ़ाए हैं इसको? इतना बता दे। ऐसा क्या अभी 3 चैप्टर पढ़ के आए हो खाली? केमिकल काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलरिटी। एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करने जाएगा तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 जाएगा तो बाइमॉलिक्यूलर, 3 जाएंगे तो, और मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती थी क्योंकि कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, प्रॉपर कैटलिस्ट बैरियर। कुछ याद आया? बनवाए से चार्ट। तो 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं रिएक्ट होने, एक। और याद करने का तरीका 1 तो ये स्टेप परफॉर्म कराएगा 2, मतलब यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप में करवाता है। ये कुछ चीजें रट लो। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होता है और 2 स्टेप में करवाएगा। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, और अगर कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है।
और सेकंड स्टेप, अब आप ये बताइए कि पहला स्टेप स्लो होगा कि दूसरा स्टेप स्लो होगा? पहला, क्योंकि पहला स्टेप में क्या बनाना है, वो टाइम लेगा, वो बनाने में टाइम लेगा कि क्या पता हो सकता हो कि रीअरेंज हो रहा हो, तो रीअरेंज में भी तो टाइम लगेगा। आप 1 बना के बैठे हैं, उसको 3 में पहुंचना है तो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो रीअरेंज में टाइम लगेगा। और 1 जो पहला स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। आप कितना तेज दौड़ते हैं ये फर्क नहीं पड़ता, आप किसके साथ दौड़ते हैं ये फर्क पड़ता है। आप कितना भी तेज दौड़ रहे हो, आपके साथ बच्चा हाथ जंजीरा खेले हो, हाथ पकड़ के दौड़ा जाता था, तो आप कितना भी तेज बच्चा कर दे साथ में तो वो जितना दौड़ेगा आपको उसी की स्पीड से दौड़ना पड़ेगा। तो बस सेम ऐसे ही इसमें भी याद रखिएगा कि जो 2 स्टेप में होता है तो उसमें जो पहला वाला स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और बाकी दूसरा स्टेप फास्ट होता है, वो जल्दी से हो जाता है। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, बस नॉर्मली समझ लो। जैसे SN1 में आप यूनिमॉलिक्यूलर, आप आप यूनिमॉल ये ले लिया, ठीक, इसका रिएक्शन आपने न्यूक्लियोफाइल से करवा दिया, ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। हाँ, इसका रिएक्शन आपने न्यूक्लियोफाइल से करवा दिया। अब होगा क्या, जो आपका SN1 होता है, SN1 ये न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। SN1 जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है SN1 में जो यहाँ लीविंग ग्रुप होता है वो अच्छा होता है, तो ये खुद ही निकल जाएगा, उसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो यहाँ का बॉन्ड खुद खींचेगा, तो X के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और R के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो R के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर आ गया, और R के ऊपर प्लस का मतलब है क्या बन गया, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जो बना वही स्टेप आपका कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही आपका RDS कहलाएगा। ठीक, ये हो गया स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 इसका, यही जो यहाँ किए हो इसी का, ये तो मेन रिएक्शन हो गई, ये उसका स्टेप हो गया। और स्टेप नंबर 3 में आपका R+ और इसमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा आपका RNU। समझ में आया? ठीक है, कल एक बार हम फिर से SN1 फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे, लेकिन कम से कम इतना आइडिया रखो कि एक्चुअल यही सब करना है, इसमें थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा समझ। ठीक, चल बाकी एक बार हम फिर से कल SN1 शुरू कर देंगे।